आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशनल सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं गांव से है। वो गांव से निकले हैं और गांव से निकलकर उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पर उन्होंने आज जो मकाम हासिल किया, वो उन्होंने जो कुछ अचीव किया, वो दूसरों के लिए जो है वो एक मोटिवेशन है, प्रेरणा का स्रोत है। तो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब। मोहम्मद इस्लाम साहब का ताल्लुक जो है वो एक गांव है जिला शामली में, लिलोन के नाम से ये गांव जाना जाता है। वहां से आपका ताल्लुक है और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि अब आगे जो उनका जो तालीमी सफर रहा, अब वो किस तरह का रहा। एट प्रेजेंट जो है मोहम्मद इस्लाम साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, जो कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, आप सबको मालूम है। वहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। मैं खुद ज्यादा ना उनके बारे में बता करके हम चाहेंगे कि वही अपने बारे में ज्यादा बताएं, अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं, और जो आपका प्रोफाइल है, जो इस वक्त एट प्रेजेंट जो आपका प्रोफाइल है, जो करियर में आपने जो कुछ अचीव किया है, उसके बारे में इस्लाम साहब से ही जानेंगे। वही बताएंगे कि वो उनका तालीमी सफर कैसा रहा और अपने करियर में इस वक्त किस पड़ाव पर हैं। मोहम्मद इस्लाम साहब, वेलकम टू दिस मोटिवेशनल सीरीज। आपका स्वागत है, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, और मेरी सबको जो जो इस चैनल के जरिए हम लोगों को सुन रहे हैं उन तक भी मेरी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी लोगों को। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे इस सीरीज में आपने बुलाया और मेरे बारे में जानने की कोशिश करी। इससे अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी फायदा होगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बात होगी। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, जैसे कि अनीस साहब ने बताया। मैं गांव लिलोन का रहने वाला हूं। मेरे वालिद साहब का नाम नसीबुद्दीन है। वो 2016 में वफात हो गए और वो जूनियर इंजीनियर थे यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और जहाँ तक मेरा एजुकेशन का ताल्लुक है, मेरी एजुकेशन गांव में ही हुई। मैंने 10वीं 12वीं गांव में खेत में काम करते वही ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही हमारी पूरी हुई एजुकेशन। 10वीं 12वीं वहीं से हुई और उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकाले और वहां से हमारा फिर बीटेक में एडमिशन हुआ। और बीटेक हमने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वहां से किया है। और फिर एमटेक किया। एमटेक भी मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही किया। अभी उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, फिलहाल जी। और इसके अलावा जहां तक मेरा ताल्लुक क्रेडेंशियल्स का है, वो बीटेक 3rd ईयर में मैंने गेट और कैट दोनों क्वालिफाई किया। अच्छा, हाँ। और एमटेक का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था माशाल्लाह, उत्तर प्रदेश लेवल पे। ओके, ग्रेट। ये अचीवमेंट था मेरा एट बीटेक लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अलावा जो पूछना चाहें वो। जी जी जी। बहरहाल आपने बीटेक किया है, आपने एमटेक किया और अब आप पीएचडी भी कर रहे हैं आप। जी 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 जी, वो भी कंप्यूटर साइंस, चूंकि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। तो मैं ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, खासतौर से उन नौजवानों के लिए जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं इस वक्त में, आपने जो अपने सब्जेक्ट चूज किए थे, यानी आपने हाई स्कूल इलाहाबाद बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है? मैंने अपना जो 10th किया है वो आईसीएसई बोर्ड से किया है। आईसीएसई बोर्ड से किया है। और 11th 12th क्लास? 12th क्लास मैंने सीबीएसई से किया। सीबीएसई से। तो वहां पर आपके पास जो सब्जेक्ट ऑप्शंस थे, चूंकि सीबीएसई में 11th में सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, 10th क्लास तक सभी लोग सब कुछ पढ़ते हैं, तो वहां आपने कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम आपने चूज की? मैंने वही साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जी 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 जी। साथ में कंप्यूटर साइंस भी लिया होगा? नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं, एक्चुअली वहां इतना था नहीं। और वो लेते अगर उतना उस टाइम पता भी नहीं थी चीजें, और शुरू से ही हुआ था। उस टाइम कंप्यूटर साइंस का इतना क्रेज नहीं था। 1997 की बात है, तो ज्यादा था नहीं। आया उसके बाद वो चीजें सारी इंक्लूड हुई हैं सीबीएसई में भी और आईसीएसई में भी। अब तो खैर जावा भी पढ़ाने लगे हैं 10th लेवल पे ही। तो बीटेक जो है वो आपने कंप्यूटर साइंस में किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है? नहीं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है। एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा, एमटेक सॉफ्ट इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
जी जी जी। तो बीटेक आपने यूपीटीयू से किया है, लखनऊ से जो है, तो वहाँ ये स्पेशली इस ब्रांच को चूज करने का कोई खास मकसद था? चूंकि आपने पीसीबी था आपके पास और कंप्यूटर साइंस नहीं भी था आपके पास 12th क्लास में, उसके बावजूद आपने इसी लाइन में आपने जाना चाहा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या और जो दूसरी ब्रांचेस हैं उसमें आप नहीं गए, तो खासतौर से कंप्यूटर साइंस क्यों लिया आपने? एक्चुअली वो एक मंशा थी, एक टीवी में ऐड आते थे शुरू में, टीवी देखते थे थोड़ा गांव में उस तरह से, तो उस टाइम ऐड आते थे कि कंप्यूटर की कोई इस तरह की इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर नई चीज है, तो एक थोड़ा सा एक इनोवेटिव माइंड सा था, तो एक नई चीज में जाने का मन था, उसी की तैयारी करी। हालांकि गांव में उस तरह का नहीं था, हम लोग तो खेत में जाते थे और खेत के भी काम करते थे, रिटर्न होते थे, पढ़ने का टाइम उतना भी नहीं होता था, और हम उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लाइट का सिस्टम हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं था। तो हम जो है एक लैंप होता था हमारे पास, उस लैंप को, और बल्कि उसको सही बताएं तो खाट पे उस तरह का एक सिस्टम बना के, मतलब एक छोटी सी संदूकड़ी जो होती है उस तरह रख के, उस पर लैंप रख के, उस तरह से पढ़ाई होती थी। अच्छा। और वो भी थके हारे टाइप का, बहुत कम मीन्स लाइक टाइम मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लेकिन मेहनत कराई और वहीं से आगे बढ़े, और फिर ये एक सोच से आ गया है, अल्लाह ने ये पूरा कराया, इंजीनियरिंग पूरी कराई, उसके बाद फिर आपके सामने अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। इस्लाम से आप 7 साल से तो आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हैं, हैदराबाद में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उससे पहले भी आपने 7-8 साल उससे पहले भी काम किया है, वो कहाँ पे आपने काम किया, किन इंस्टीट्यूशन में काम किया? मैंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, काइट, ये गाजियाबाद में है, वहाँ पे काम किया इससे पहले। उसके बाद फिर मैंने गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे काम किया। फिर मैंने आईटीएम यूनिवर्सिटी है जी। जो, उसका नाम शायद अब नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी हो गया है, ये गुड़गांव में है, हरियाणा, तो इसमें किया। तो अब ये तीनों इदारे बहुत अच्छे इदारे हैं और टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं हमारे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में टॉप है, तो मैंने वहां पे काम किया और फिर मेरा मौलाना आजाद में 2014 में सिलेक्शन। जी जी। 7 साल आपको मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में हो गए हैं? जी जी जी, 2000 अक्टूबर 2014 से अच्छा। यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी जी। चलिए, बहरहाल ये एक इदारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है, नेशनल यूनिवर्सिटी है और बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, खासतौर से उर्दू यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ काफी काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इट्स अ बिग अचीवमेंट। उन सब खासतौर से उन बच्चों को ये हम बताना चाहेंगे कि देखिए, लिलोन गांव से निकलकर और आज जो है वो नेशनल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो इस्लाम साहब ये बताएं, आप खास तौर से मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को कुछ ये बताएं कि किस तरह, जैसे आपने मेहनत की, आपने खेतों में भी काम किया है और फिर आपने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, छोटे से लैंप की रोशनी में आप पढ़ा करते थे, टेबल भी नहीं थी तो बॉक्स वॉक्स रख के जो है वो बनाया। मैंने भी इसी तरीके से, मुझे भी अपना बचपन याद है इस्लाम साहब, मैंने भी इसी तरीके से जो है वो, हालांकि मैं दिल्ली में पढ़ा लेकिन दिल्ली में कारपोरेशन के स्कूलों में पढ़ा और सरकारी स्कूलों में पढ़ा जहाँ कोई इंतजाम उतने अच्छे नहीं होते थे, और वही घर में टेबल नहीं थी तो एक बॉक्स था जो है, बल्कि बॉक्स क्या, छोटा गोल सा संदूक आप कह लीजिए, और उसमें आटा रखा जाता था और उसको हम रख के उसके ऊपर जो है वो एक कवर करके उसको टेबल बना के पढ़ लिया करते थे। बहरहाल आपने, हमारी टेबल होती थी इस तरह जी जी जी, तो आपने इतनी मेहनत की है और फिर आप अब बहुत अच्छे इदारे में हैं, तो हमारे बच्चों को भी बताएं, इनको, जो गांव के हमारे बच्चे हैं, कि किस तरीके से ये मेहनत करें और कब ये अपने सब्जेक्ट को चूज करें, किस वक्त और कैसे वो चूज करें, कैसे उनको वो डिसाइड करें। क्योंकि गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस्लाम साहब वो ये है कि वालिदैन भी सही से मशवरा बच्चों को नहीं दे पाते हैं, वालिदैन बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भी नहीं बता पाते हैं, तो कैसे बच्चे अपने आप में कैसे डिसाइड करें कि उनको किस तरफ जाना है और कैसे मेहनत करनी है? जी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मसला क्या है, हमारे गांव के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये थोड़ा सा हमें बच्चों को मोटिवेट ये करना है कि हमारे बच्चे जो हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ जो मैगजीन्स आती हैं, लेटेस्ट मैगजीन्स आती हैं वो पढ़ें, या इवन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अब तो सबके घरों में मोबाइल आए हुए हैं,
या लैपटॉप भी आते हैं, सबके पास अब सुविधाएं बहुत हैं। तो अब बच्चे जो है थोड़ा सा इनोवेटिव सी चीज पढ़ें, कुछ नई नई सी चीजें पढ़ें, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें। भले ही आप क्या करेंगे वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, बच्चों को वो एकदम नहीं पता चलता, उसके लिए टाइम लगता है। आपको थोड़ा, ये नहीं है कि किसी ने आपको एक ढर्रे वाली चीज पे आपको तैयार कर दिया वही आप कर लेंगे, नहीं। हो सकता है कि आप 2-4 साल वो कर लो, लेकिन फाइनली 12th पास होते होते हो सकता है आपका मन कुछ और करना है। तो बच्चे को अपने इंटेंशन को देखना है, वो कैसे सोचता है, उसके मन में क्या है, उसका किधर ज्यादा मन लगता है, अपने इंटरेस्ट को तलाश करे बच्चा। और इसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं, उसको कहीं ना कहीं प्लान बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स उसको बनाने पड़ेंगे, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स को भी अचीव करना होगा और लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव करना। उसके लिए उसको एक प्लान बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना, एक जिंदगी का जाबता हयात तैयार करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम ये मुझे फला चीज करनी है, इसमें मुझे फला चीज पढ़नी है। मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, या किसी को आईएएस बनना है, या किसी को सिविल सर्विसेज की फला जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, या कोई और किसी का मोटिव है, तो वो उसको स्कूल डेज में ही तैयार कर ले। स्कूल डेज में अपने लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर ले, और फिर उसी तरीके से आगे की एजुकेशन को बढ़ाए, रास्त बढ़ाए। मतलब से फॉर एग्जांपल किसी को आईएएस करना है तो वो बीए बीएससी अपनी फील्ड में करे, उस फील्ड से करे, इवन बीटेक करे, चाहे बीटेक करे अपनी फील्ड में करे, और फिर वहां से आगे बढ़ जाए। तो हमेशा निरंतर कोशिश करता रहे, टाइम प्लान बनाता रहे, और किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हार्डवर्क इज द गोल्डन की। बिना मेहनत तो खैर कुछ नहीं होता, कि हवाओं में सपने रख लिए, बना लिए और उसको मेहनत ना करी तो फिर अचीव नहीं होते। तो बच्चों को हमारे यही है, ये भी चीज है कि हमारे जो बड़े हैं उनसे भी जुड़े किसी भी तरीके से, जो भी एजुकेटेड लोग हैं हमारे माशरे में उनसे किसी तरीके से जुड़े। जैसे हम लोग हैं, कभी भी आप, अगर मेरे जो बिरादराना जो बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो, तो हम लोग को कांटेक्ट करें, आप कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछें, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और देखिए, गाइडेंस छोटी सी चीज लगती है, लेकिन आपके पूरे कैरियर को मोड़ने के लिए काफी है। एक छोटी सी बात, 2 मिनट की बात भी एक पूरे कैरियर को मोड़ने के लिए काफी होती है। तो ये चीजें बच्चों को पूछते रहना चाहिए, अपने बड़ों से बात करते रहने चाहिए, और फिर मेहनत करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। प्रिजर्विंग एफर्ट्स बहुत जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेहनत जो एक मेहनत कंटिन्यूअस जो आप एफर्ट करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट तो एक दिन अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बगैर मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। और वो कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यानी कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता के लिए। किसी आप शॉर्टकट रास्ते से नहीं जा सकते, वो आपको लंबा रास्ता ही तय करना पड़ेगा। अगर आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है तो उस पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये भी होता है कि आप पहला जो कदम होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो आसानियां हो जाती हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है, किस सब्जेक्ट में उनको ज्यादा रुचि है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट उनको आता है, तो उसी सब्जेक्ट की तरफ उनको जाना चाहिए। और मैं एक चीज और कहूंगा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपना जरूर ट्रेस करें जी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं रह गया है। जी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने की। मीन्स लाइक अगर मैं कहूँ नेम लूँ, एंथ्रोपोलॉजी का हमने नाम नहीं सुना था बचपन में, लेकिन अभी अगर देखें तो उसमें बहुत सारे कैरियर हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। क्राफ्टिंग में हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता था, ना हमें पता था, तो जब हम क्रेव करते हैं, ढूंढते हैं, तो चीजें मिल जाती हैं। इवन स्पोर्ट्स देख लीजिए आप, ओलंपिक लेवल पे कितना कैरियर है, या इवन देश विदेश में जॉब देखिए आप, जॉब मिलती है। तो स्पोर्ट्स में भी आप देखें, बच्चों को इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। और इवन स्पोर्ट्स तो खैर रेगुलर हैबिट में ही आ जाना चाहिए, हॉबीज में आना चाहिए, क्योंकि शरीर से बेहतरीन कोई चीज नहीं। आपकी हेल्थ खराब है तो आप कितना भी पढ़ लो वो भी बेकार हो जाता है। तो हेल्थ पे तो हमें हमारे बच्चों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स को जीवन का एक हिस्सा बना ही ले, और अच्छा अगर स्पोर्ट्स में भी है, हार्ड वर्किंग है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इस्लाम साहब, चूंकि आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, वो टीम गेम नहीं होता। आपकी अपनी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता।
जी जी जी। टीम गेम में तो फिर भी ये होता है कि जहाँ 12, 14, 15 लोगों का सिलेक्शन होता है तो वहाँ एक बड़ा कंपटीशन है। लेकिन जो इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ आप इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर आप जो है दूसरों की नज़रें अपने ऊपर ला सकते हैं कि आप इस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया इस्लाम साहब कि गांव के जो बच्चे हैं आजकल, जो माहौल हमें गांव में नज़र आता है, वो स्पोर्ट्स की तरफ भी उनका ध्यान उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले की बात करूं तो गांव के बाहर शाम के वक्त में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हुआ करते थे। वॉलीबॉल भी होता था, हॉकी भी होता था, कबड्डी भी हो रहा होता था, और भी बहुत सारे गेम्स हो रहे होते थे। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं लगता कि गाँव में कहीं उस तरह का खेल नज़र आते हों। तो एक तो ये ध्यान रखें कि अच्छे स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें और फिर एक्सरसाइज के लिए जाएं, जॉगिंग के लिए जाएं, लंबी रेस के लिए जाएं। ये नहीं, आप इंडिविजुअल इवेंट्स में आप देखिए ना, रेसेस जो हैं वो इंडिविजुअल इवेंट्स में अगर आपके टाइमिंग बहुत अच्छे हैं तो आपको कौन रोक सकता है ओलंपिक में और नेशनल लेवल पे जाने से? कोई नहीं रोक सकता। तो उस तरह की सोच रखें। और एक बात आपने और बहुत अच्छी कही कि अपना इंटरेस्ट पैदा करें और ये ध्यान रखें कि आपको जाना कहाँ है, किस तरफ आपको जाना है, और उसकी तरफ मेहनत करें, उसकी तरफ जो है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम साहब, एक चीज़ और मैं चाहूँगा, जैसे गांव के बच्चों को ख़ास तौर से वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात फिर आती है कि उसमें हम लोगों का, ख़ास तौर से उन लोगों का जो गाँवों से पढ़कर बाहर निकले हैं, कहीं सेटल हुए हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को कभी भी वक्त मिले, साल में एक बार हम छुट्टी आते हैं, 2 साल में एक बार छुट्टी आते हैं, तो हम कोशिश करें उन नौजवान बच्चों से मिलने की और उन्हें कुछ सीख देने की। चूँकि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं तो उसका ज़्यादा असर बच्चे लेते हैं। उनको जब लगेगा कि अरे हाँ, प्रोफेसर इस्लाम साहब आए हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको सुनने के लिए ज़रूर आएंगे। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो बाहर सेटल हैं, और जब भी कभी वो अपने गांव को विजिट करें तो एटलीस्ट अपने गांव के बच्चों से जरूर मुलाकात करें। जी नहीं, कोशिश है ये। और हम एक फाउंडेशन का भी वो सिलसिला चल रहा है, आपको थोड़ा उसके बारे में भी पता चला होगा, तो उसके जरिए से भी उसको हम करेंगे। और इनफरादी लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको करते हैं। और गांव लेवल पे तो ये होता है हमारे पास, मैं करता हूँ, मीन्स लाइक गाँव में तो करता हूँ इसी तरीके से। तो लेकिन मैं अब दूसरे दूसरे मुख्तलिफ गाँव के एतबार से भी एक कुछ बैठकें उस तरह की हों, कभी भी जाएं तो कुछ छोटे से छोटे प्रोग्राम हो जाए, उस तरह की भी मंशा है इंशाल्लाह। जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है इस्लाम साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आखिरी 2 मिनट 3 मिनट का वक्त है, अगर आप कोई स्पेशल कोई संदेश आप देना चाहते हैं बच्चों को, खास तौर से गांव के बच्चों को, तो ये 2-3 मिनट का वक्त आपके पास है। देखिए, सबसे बेहतरीन जो मैंने पहले भी बोला था बच्चों के एतबार से, कि हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, कठिन परिश्रम करना है और अपने इंटरेस्ट को ढूंढना है, किस लाइन में हमें जाना है, निरंतर मेहनत, कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक्चुअली, बल्कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क की बात करूंगा। ये बहुत जरूरी है कि कभी हमने पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ा, ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहें। और सबसे जरूरी ये भी है, एक बड़ी गड़बड़ एक चीज हो गई है एक हमारे यहाँ पे, डिसिप्लिन का एक मामला गड़बड़ होता जा रहा है, बड़ाई छुटाई का भी मामला एक खराब हो रहा है जो माशरे में देख रहा हूँ। तो अपने बड़ों की फर्माबरदारी करें, उनसे जुड़े रहें, डिसिप्लिन में रहें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। और बड़ों से भी मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि अच्छे अखलाक के लिए उन पे मेहनत करी जाए, चाहे वो दीन की रोशनी से हो या दुनिया की बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनकी रोशनी से हो। तो वो एटीट्यूड बिल्डिंग भी हम अपने घरों में करें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर लें और कल को वो पढ़ लिख के वो दोबारा रिवर्ट नहीं होता, अपने समाज में जुड़ता नहीं है। तो उसके जुड़ाव के लिए भी हमें वो एक मेहनत जरूरी है कि हमें एक अच्छे संस्कार घर में देने हैं बच्चों को। और बच्चे भी अपने माँ बाप की और चाचा ताऊ जो होते हैं, बड़े छोटे जो भी होते हैं, उनकी शर्म लिहाज रखें, ये बहुत जरूरी है। मेहनत करते रहें, मेहनत करने से कोई नहीं रोकेगा। और कोई अगर से गाइडेंस का मामला है तो वो अपना
ढूंढे, हम जैसे लोगों से अगर हम कहीं आपके काम आ सके, इंशाल्लाह हमें भी टच करें। किताबों से जुड़े, आप ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दें, क्योंकि इंटरनेट की पढ़ाई, यूट्यूब की पढ़ाई ये ठीक है, आप अगर बहुत ही डेडिकेटेड किसी फला चैनल को पढ़ रहे हैं या फला कोर्स को कर रहे हैं या ऑनलाइन फला किसी कोचिंग को कर रहे हैं, तब तो ठीक है, एक डेडिकेटेड टाइम पे आप कर लें। लेकिन ज्यादा फायदा आपको बुक रीडिंग से ही होगा या न्यूज़पेपर रीडिंग फला, ये मींस लाइक कोर रीडिंग से होगा। जो बच्चा कोर रीडिंग से जुड़ेगा इंशाल्लाह वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। जी जी नहीं, मैं इस्लाम साहब आपकी बात से बड़ा मैं सहमत हूँ, आपकी बात से कि एक खास बात जो आपने बहुत अच्छी कही वो ये कि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के साथ जुड़ें, अपने बुजुर्गों के साथ जुड़ें, उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे उनकी इज्जत करें, उनकी इज्जत करें। और बड़ों के लिए भी आपने कहा कि बड़ों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को साथ बिठाएं, उनसे प्यार करें, उनको समझाएं और उनके साथ वक्त गुजारें। ये जो वक्त की जो कमी है कि हर कोई इंडिविजुअल इधर उधर रहता है, आपस में बैठते नहीं हैं, बैठकें होती नहीं हैं जिस तरह की बैठकें होनी चाहिए कि बड़े भी हों छोटे भी हों वो एक साथ बैठें और अच्छी से बातें करें, दुनिया के बारे में बातें करें, लेकिन अच्छी बातें करें, अखलाक की बातें करें, आगे बढ़ने की बातें करें। ये बहुत जरूरी बात है कि बड़ों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से, छोटों से प्यार करें और छोटों को ये चाहिए कि वो बड़ों की इज्जत करें। चाचा ताऊ कुनबे में, खानदान में जो लोग भी बड़े हैं उनके साथ बैठें, उनकी खिदमत करें, और जब आप उनकी खिदमत करेंगे तो उनसे आपको प्यार ऑटोमेटिकली मिलेगा। एग्जैक्टली ये संस्कार हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं। जी जी, और बच्चों को भी ये देखना चाहिए, कोई राह रास्त के लिए कोई बड़ा आपको कुछ समझा रहा है तो उसकी बात सुने और गहन अध्ययन करें उस पर कि क्यों कह रहा है, क्या पता कोई गलती हो ही रही हो तो उसको सुधार करें और आगे बढ़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। तो बड़ों से जुड़ना है, उनसे कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी क्रिएट ना करें, ईर्ष्या ना करें, भाई जलन या कोई ऐसा महसूस ना करें। रिश्ते नातों की बहुत ज्यादा कदर करें, बच्चों को बहुत जरूरी है, नहीं तो एक जनरेशन गैप हो जाएगा। वेस्टर्न कल्चर, मुझे माफ करिएगा मैंने वर्ड यहाँ पे ले आया हूँ, क्योंकि एक दूरी हमारे जनरेशन में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनरेशन गैप नहीं बनानी चाहिए। हम अपने बड़ों को भूल जाएं। जी जी नहीं, ये गैप शायद हम लोगों ने ही क्रिएट किया है, क्योंकि हम बड़े लोग जो हैं वो बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं या उनको बिठाते नहीं हैं अपने साथ में, और बच्चे हमारे साथ बैठते नहीं हैं। तो ये एक दुर्भाग्य वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पहले जो जमाना था, शाम को बैठकें होती थी, बच्चों को खासतौर से बिठाया जाता था और बच्चों को कहा जाता था कि जाओ ये काम करके लाओ, चाय बनवा के लाओ। तो बच्चे चाय बनवा के ला रहे हैं, साथ में सब लोग बैठे हैं और अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, मजाक भी हो रहे हैं, तो उसमें सीखने को मिलता है। बच्चे सीखते हैं कि बड़े जो हैं वो क्या क्या बातें करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में बातें होती हैं। बहरहाल ये बहुत जरूरी है उस सिस्टम को दोबारा से लाना समाज के अंदर, जहां हम बच्चों को प्यार करें और बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और वो संस्कार, वो वैल्यूज बहुत जरूरी हैं समाज के अंदर। इस्लाम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और इसी तरीके से आपसे फिर बात होती रहेगी। बहुत ही यूजफुल हमारी और आपकी जो गुफ्तगू रही आज की वो बहुत अच्छी रही, और मुझे लगता है कि इससे जरूर कुछ ना कुछ बच्चों को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। बहुत शुक्रिया अनीस साहब, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने, सुना हमारे आज के मेहमान मोहम्मद इस्लाम साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। आपने किस तरीके से मेहनत की, गांव में खेतों में काम करते हुए आपने पढ़ाई की, हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, और फिर बीटेक और एमटेक, और अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि एक नेशनल इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, मेहनत अगर आप करते हैं तो उस मेहनत का सिला आपको जरूर मिलता है। तो कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। यही बात इस्लाम साहब ने भी कही कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको करने होंगे, मेहनत लगातार करनी होगी, और जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहें, और ये भी डिसाइड करें कि आपको किस विषय में ज्यादा रुचि है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आप मैगजीन पढ़ें, अखबार पढ़ें, और बड़ों के साथ जरूर बैठें और बड़ों के साथ जुड़ा करें, उनके साथ उनकी इज्जत करें, उनकी सुने, उनकी रेस्पेक्ट करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी सेवा करें। तो उसके भी नतायज बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं। आप कोशिश करें, मेहनत करें, और एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम इसको सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।